Hello, students. In this lecture session, I am going to talk about the last lesson of the first unit, electrostat, which is electrical capacity and capacitor. हम इस लेसन में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या होती है और कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इस पर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कैपेसिटी का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज को बेयर करने की कैपेसिटी। Electrical capacity of a conductor is bearing capacity of charge in it. Mathematically, it is defined as ratio of the charge and electrical potential V. If the magnitude of charge be Q, then it would be directly proportional to instantaneous potential or voltage V, which may be given as। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को Q चार्ज उसमें अगर जनरेट होता है, Q चार्ज उसमें इंड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल भी जनरेट होगा। तो पोटेंशियल को अगर हम V से रिप्रेजेंट करें तो Q और V जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट C, तो इसी C को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बोलते हैं। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो किसी भी कंडक्टर का एक ये कांस्टेंट टर्म हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में, तो हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की जो यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट, या इसको हम फैरेड से भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन 1 फैरेड कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जनरली हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को माइक्रो फैरेड में या नैनो फैरेड में या पिको फैरेड में इसको जनरली लेते हैं। जैसे कि 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कूलाम चार्ज की यूनिट होगी, फिर हम वोल्ट लिखते हैं, वैसे वोल्ट की एसआई यूनिट हम जूल पर कूलाम। तो एक्चुअल में ये कूलाम इंटू कूलाम अपॉन जूल, तो कूलाम का एम्पियर सेकंड होता है, तो एम्पियर सेकंड दो बार आ गया, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस 2। तो ये आता है आपका पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m-1 L-2 A2 T4। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है तो उसका अगर हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी निकालनी है, ये देख सकते हैं आप इसमें। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो r रेडियस है और उसको q चार्ज दिया गया है उसकी सरफेस में, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम v इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपॉन r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम q को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो v अपॉन q हो जाता है, तो 1/4πε0 के r जहाँ पर रेडियस है कैपेसिटी कंडक्टर की, तो इस तरह से q अपॉन v इज इक्वल टू 4πε0 के r। तो ये जो है फाइनली किसी स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला बनता है। और इससे ये जाहिर होता है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा, उसकी डायमीटर जितनी ज़्यादा होगी, उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आता है। अब हमारी जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, अर्थ इज आवर प्लैनेट, तो अर्थ को हम एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
तो अर्थ जो है एक बहुत बड़ा सिंक है, सारा चार्ज इसमें आ सकता है, सारा चार्ज जो है अर्थ में सिंक हो सकता है। तो हम अर्थ को हम एज ए एक बिगेस्ट कंडक्टर मान करके चलें आर रेडियस का, और अर्थ की रेडियस एवरेज रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶। तो हम इजीली अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को उसी फॉर्मूले से C इज इक्वल टू 4πε0K और इंटू R से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और 4πε0K की वैल्यू हम 1/9 इंटू 10⁹ रखेंगे, जो कि एक कांस्टेंट है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है 711 माइक्रोफेरेड। ये याद भी रखेंगे आप हमेशा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, तो आप इसको 711 माइक्रोफेरेड बता सकते हैं। इसके बाद फिर आता है कंडेंसर कैपेसिटर। अभी तक हम केवल किसी भी कंडक्टर की किसी भी शेप में अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कोई भी आपका मेटल का बर्तन है या कील है कोई, या हमारे दरवाजों में लगी हुई कुंडी है, जो भी किसी भी शेप में कोई कंडक्टर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन कैपेसिटर जो है वो बनाया जाता है। कैपेसिटर को हम बनाते हैं और एक मैनेज्ड वे में एक डिवाइस का रूप हम उसको देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है, पेयर ऑफ प्लेट्स होता है। देखेंगे आप यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस से दिखा रखा है। तो इसमें दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमने देखो दो प्लेट्स दिखा रखी है P1 P2। एक में हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो दूसरी प्लेट जो अपोजिट साइड में रखी रहेगी उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो कि एक तरह का इंसुलेटर होता है, उसमें करंट इजीली कंडक्ट नहीं हो सकती है, तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो इन प्लेट्स के बीच में जैसे क्वार्ट्ज है, वैक्स है या एयर है, इस तरह का डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें भरा जाता है, सैंडविच किया जाता है। तो इन दो प्लेट के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम सैंडविच कर दें तो इस डिवाइस को, जिसमें दो ओपन टर्मिनल होंगे, इस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर आपके कई टाइप के होते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो फर्दर अगर हम कैपेसिटर्स को की ही स्टडी करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा फिर। तो जैसा कि यहाँ पर एक आइडियल फॉर्म में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से +Q चार्ज देते हैं उसकी वन प्लेट पर, तो उसकी दूसरी जो अपोजिट साइड की प्लेट होती है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और दूसरी प्लेट को हमने अर्थ किया गया है। देखो, तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब यहाँ पर स्मॉल d होता है प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, +Q होता है चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, A होता है इसमें एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो एक ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम इसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो बहुत इजी है ये फॉर्मूला डिराइव करना। तो दोनों प्लेट्स अगर किसी कैपेसिटर की एरिया, प्लेट की एरिया, प्रत्येक प्लेट की एरिया A है, और अगर हमने उसको +Q -Q चार्ज दिया है, +Q चार्ज हम देंगे, -Q अपने आप इंड्यूस होगा, तो उसमें Q/A, दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी होता है, और दूसरी प्लेट में -σ चार्ज डेंसिटी होता है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम गॉसेस थ्योरम से ऑब्टेन करते हैं। तो गॉस की थ्योरम से ये एक फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है, हम इसको जानते हैं E = σ/K⁴ अब यही फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को ऑब्टेन करने के लिए आधार का कार्य करता है। तो E = Q/Ka⁴, हमने सिग्मा की जगह पर Q/A रख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स में भी गिवन है। हाँ, दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और दो प्लेट्स के बीच में जो चार्ज्ड प्लेट होती हैं आपकी
कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं। ई और वी के बीच में ये रिलेशन होता है, देखिए वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी हम लिख सकते हैं। तो वी अपॉन डी हमने यहाँ पर लिखा। तो इसके बाद फिर हमने ये क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, क्यू वी अपॉन क्यू हो गया, और ये डी राइट हैंड साइड में चला गया। फिर हमने इस इक्वेशन को उलट दिया, देखो दोनों बोथ द साइड वी इन्वर्ट द टर्म, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि Q अपॉन V आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अब देखो फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये बॉक्स में देखेंगे आप। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है वो आती है C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में डिराइव करने को आता है, तो इस वे में इसको डिराइव किया गया है, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो प्लेट्स की एरिया पर डिपेंड करती है, नंबर वन। और नंबर टू, प्लेट्स के बीच में जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है, उसके करेक्टर पर निर्भर करती है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है कि वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर हम वैक्स रख दें दो प्लेट्स के बीच में तो के की वैल्यू अलग होगी, अगर हम एयर रख दें तो वैल्यू अलग होगी, अगर हम पैराफिन रख दें, कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को वो प्रभावित करता है। प्लेट्स के बीच में गैप जितना कम होगा, सेपरेशन जितना कम होगा, उतना ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी माइक्रोफैरेड में ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये मैंने डिराइव करके दिखाया आपको। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मध्य में यदि एयर भरी गई हो, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा गया हो, तब के की वैल्यू 1 होगी। ये देखो साइड में लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हो जाता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को डिफाइन किया गया है। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मटेरियल भर दें तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सी मीडियम से दिखाया गया है, देखो ये सी एम। और सी नॉट का मतलब हो गया अगर हम प्लेट्स के बीच में बाकी कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हुए एयर फिल करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सी नॉट से व्यक्त की गई है। तो अगर हम सी मीडियम सी एयर का रेशियो निकालेंगे तो देन इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो हमेशा इन्फिनिटी माना जाता है। तो अगर कोई मेटल है, मेटेलिक प्लेट अगर रख दी जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के मध्य में तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो इन्फिनिटी होगा। अब हम जो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है इसको आप देख सकते हैं। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स दिखाई गई हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भरा गया है इसमें, ये आप देख रहे होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम के भरते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस क्यू डैश के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी फाइनली ये देखिए आप, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू और रियल चार्ज है जो चार्ज प्लेट को दिया जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 - 1 अपॉन के ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये जो क्यू डैश है ये इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। इसके बाद फिर इसमें आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम के। अब होता ये है कि अगर हम कभी कभी ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा नहीं भरा है, एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, देखो ये, और बाकी डी माइनस टी क्षेत्र में एयर भरी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ऐसी कंडीशन में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, देखिए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की, यहाँ टी अपॉन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। और इसको पूरा ये डिराइव किया गया है, पहले देख लिया होगा, इसको आप एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। और इसी तरीके से अगर मल्टीपल मीडियम्स रखे जाएं, अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में
एक से ज्यादा मीडियम रखे जाएं अलग अलग थिकनेस के, T1 T2 T3 के, K1 K2 K3, ये उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। तो अगर हम मोर देन वन dielectric medium introduced in between the plates of parallel plate capacitor, then the formula for the electrical capacity can be generalized as the given equation। ये हम इसको इस जनरल इक्वेशन से जनरलाइज कर सकते हैं। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई D माइनस टी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 जितने भी हैं इसमें 4 5 6 या 3 जितने भी हैं, फिर प्लस करेंगे T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2। तो T1 फर्स्ट मीडियम की थिकनेस है, फिर सेकंड मीडियम की थिकनेस है, फिर थर्ड मीडियम की थिकनेस है। तो इस तरीके से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद एक स्फेरिकल कंडेंसर होता है। स्फेरिकल कंडेंसर में ये होता है, इसमें देखिए ये कोएक्सियल या कोसेंट्रिक दो स्फेयर्स होते हैं मेटल के, एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है। देखिए ये एक्सटीरियर स्फेयर हो गया, ये एक प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और जो इंटीरियर स्फेयर है ये दूसरी प्लेट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स जो होती है वो प्लेन होती है, प्लेन शीट के फॉर्म में होती है, लेकिन स्फेरिकल कंडेंसर में, स्फेरिकल कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं वो स्फेरिकल कंडक्टर के फॉर्म में होती हैं, जिनकी रेडियस जो है रिस्पेक्टिवली ए कॉमा बी है। तो हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं अंदर वाले इनर स्फेयर को, तो नेगेटिव चार्ज बाहर के स्फेयर में अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। तो इनर स्फेयर में जो पोटेंशियल होगा वो V1 इज इक्वल टू 1/4 K इंटू Q अपॉन A। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल स्फेयर होगा उसमें पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन आता है, देखिए इसमें। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू AB अपॉन B माइनस A। अब इसके बाद फिर आते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा होगा। जैसे अगर हम 3 रेजिस्टेंस हैं उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, फिर हम उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। इन द सिमिलर मैनर when we take the combinations of more than 2 capacitors, 2 or more than 2 capacitors, so then what are the rules for obtaining the equivalent capacity। तो अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो देखो यहाँ उल्टा हो जाता है, C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, V1 V2 V3 इनमें पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है ये देखिए लास्ट फाइनली देखिए ये 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम C1 C2 C3 को माइक्रोफैरेड में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि रेजिस्टेंसेस में जो कॉम्बिनेशन रूल होता है, जो वहाँ पैरेलल के लिए होता है वो कैपेसिटर में सीरीज के लिए हो जाता है। तो अगर 3 के बजाय 4 कैपेसिटर जुड़े हैं तो यहाँ पर एक टर्म और एक्सटेंड हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। इस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है, ये 3 कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं C1 C2 C3, तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाती है। कहने का मतलब सारे रूल्स जो हैं यानी कि जो कॉम्बिनेशन रूल है, जो रेजिस्टेंसेस के सीरीज में जो कॉम्बिनेशन रूल होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में लागू होता है, और जो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल है वो हमारे यहाँ कैपेसिटर में सीरीज में लागू होता है। इसके बाद फिर आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब ऐसा भी होता है कि हमारे जो कैपेसिटर्स हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, तो कुछ कैपेसिटर सीरीज में होंगे, कुछ कैपेसिटर आपके पैरेलल में होंगे। तो इस तरीके से एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होता है, और उस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसकी बहुत सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आपको अपने बुक में, कॉम्प्रिहेंसिव बुक में देखने को मिलेंगे। अब इसमें एनर्जी का एक टॉपिक आता है, मैं एनर्जी के को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है ये जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है दरअसल में। अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो इट इज कॉल्ड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो कैपेसिटर में चार्ज तो स्टोर होता ही होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है।
तो you will give the answer of this question. The energy in the capacitor would be stored in the form of electrostatic potential energy. तो उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है इंटीग्रेशन मेथड से, जैसे dq इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू, यानी कि पोटेंशियल को हमने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ऑब्वियसली हमको एनर्जी मिलेगी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये कैपेसिटर की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी इसी लेसन के बिगनिंग में। तो हम ये सारी वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर स्टार्टिंग का चार्ज 0 है और मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है तो ये 1 अपॉन सी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ये आता है फॉर्मूला। और क्यू नॉट की जगह पर अगर आप सी इंटू वी रख देंगे तो ये हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला ये आता है। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल नोट रखेंगे। किसी भी कैपेसिटर की अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो होती है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसके बाद फिर इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर हम दो कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज करते हैं, एक कैपेसिटर को हम Q1 तक चार्ज अप करते हैं और दूसरे कैपेसिटर को हम Q2 तक चार्ज अप करते हैं अलग अलग सेपरेटली, उसके बाद अगर हम इनको आपस में ज्वाइन कर दें, देखो ये ज्वाइन कर दिया, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। इनका कॉमन पोटेंशियल होगा ये, इसको सॉल्व किया गया है, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद इनमें चार्ज का फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इनको कनेक्ट करने से पहले इनमें जो चार्ज था वो Q1 और Q2 था, लेकिन जैसे ही हमने इनको आपस में कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज हो सकता है पहले वाले कैपेसिटर से दूसरे वाले में आ जाए या दूसरे वाले कैपेसिटर से चार्ज पहले वाले में आ जाए। तो जो नया चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा Q1 डैश Q2 डैश, उसका रेशियो जो है वो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है। इस प्रोसेस में एनर्जी का भी लॉस होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है इससे रिलेटेड। तो जब हम कैपेसिटर्स को फुल्ली चार्ज करके आपस में कनेक्ट करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी लॉस्ट। तो इस एनर्जी लॉस्ट का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। देखो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये लेसन आपका यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। और इसमें एक जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग। देखो ये दो प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इसमें 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताओ कह रहा है। और दूसरे वाले में देखो 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में दिए गए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट निकालो कह रहा है। तो आप इसमें दोनों रूल लगा देंगे। तो सीरीज के लिए ये रूल लगेगा, देखिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो हम देखो ये 2, 3, 5, 6 ये वैल्यू रख देंगे। फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 30, इसको 31/30, तो ये फिर हम इसको उल्टा कर देंगे 30/31 माइक्रोफेरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई फर्स्ट प्रॉब्लम है। और जो सेकंड प्रॉब्लम है देखो ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो सीधे सीधे इनको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, तो ये 6 माइक्रोफेरेड आ गया। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जांपल है, ये देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्योरली सीरीज है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्योरली जो है पैरेलल है। तो आपको थोड़ा सा इसमें व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन A एंड B। देखो 1 माइक्रोफेरेड के लगे हैं सारे के सारे। तो अब आपने क्या करना है, इसमें देखो A लिखा है, P लिखा है, Q लिखा है, R लिखा है, S लिखा है, B लिखा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी थ्रू PQRS, पहले हम PQRS का निकालेंगे। तो ये जो तीन हैं आपके, ये आपके सीरीज में है, तो ये सीरीज में है तो इनका C1 मान लिया, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 3 आ गया। फिर इनको उल्टा कर देंगे 1/3, यानी कि P से लेकर के S तक जो अपर ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट आ गया 1/3। अब ये 1 माइक्रोफेरेड का जो लगा है ना, ये इसमें पैरेलल में होगा, तो हम C1 में 1 को ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये 4/3 माइक्रोफेरेड आ गया। तो इसका मतलब P से लेकर के S तक का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो 4/3 आ गई। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये 1 माइक्रोफेरेड है और इसका बीच वाले का हमने अभी 4/3 निकाला और लास्ट वाला जो है ये 1 माइक्रोफेरेड का है। तो अब ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे।
तो सीरीज के लिए हम फर्दर उस रूल को अप्लाई करेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/4/3 प्लस 1/1। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 11/4, उसका उल्टा कर देंगे 4/11। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। अब इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल इसमें ये है, देखिए, टू कैपेसिटर्स हैज कैपेसिटीज 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, C1 C2 दे रखा है आपको, चार्ज सेपरेटली 25 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, यानी कि 2 माइक्रोफैरड को हमने 25 वोल्ट तक चार्ज किया है, 25 वोल्ट से चार्ज किया है, और 3 माइक्रोफैरड को हमने 50 वोल्ट से चार्ज किया है। तो इस तरीके से आपका C1 C2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप डायरेक्टली ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 से इसको फाइंड कर लेंगे तो 40 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज मैंने ये लेसन आपको पूरा समझा दिया है, और इलेक्ट्रोस्टैट की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 4 लेसन है, ये आज कंप्लीट हो गए हैं। और मैं समझता हूँ ये मेरा इस यूनिट से संबंधित लास्ट वीडियो था। अब मैं इसके बाद एक टेस्ट लूँगा, और वो टेस्ट की जो योजना है, जो स्कीम है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। उसके बाद फिर आप फर्स्ट यूनिट को तैयार रखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे क्या क्या लेसन थे, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन में। चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी साइंस है, वो इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत आती है। चाहे वो कूलम्ब्स लॉ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज हो। उसके बाद फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद फिर मैंने गॉसेस थ्योरम को थोड़ा सा छुआ था और आपको बताने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिर ये फाइनली जो फोर्थ लेसन था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से रिलेटेड, जिसमें आप कैपेसिटर्स, अभी इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, जैसे यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का यूज जो है वो बहुत जगह होता है, यानी कि आज के हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनमें कैपेसिटर ना हो ये हो ही नहीं सकता। इवन हमारा जो एंड्रॉइड फोन है इसमें भी कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन वो कैपेसिटर्स बड़े आकार के नहीं होते हैं, चिप के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की एडवांस हो चुकी है। तो ऐसे में जो कैपेसिटर्स हैं वो भी एडवांस फॉर्म में है, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है। रेडियो में कैपेसिटर यूज होता है, विदाउट कैपेसिटर आप रेडियो की एज्यूम्शन नहीं कर सकते हैं, रेडियो की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन है, हमारे घर में छोटा बड़ा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होंगे तो उसमें बिना कैपेसिटर के काम नहीं चलता है। कम्युनिकेशन में कैपेसिटर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक जो मटेरियल, जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की स्टडी के लिए हमें कैपेसिटर का यूज करना पड़ता है। कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को रेगुलेट करने या अल्टरनेटिंग करंट को फिल्टर करने के काम भी आती है। रेक्टिफायर्स में यूज होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, वो आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक में एक बार उसकी स्टडी कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इस यूनिट की अच्छी तैयारी करेंगे, और इसका एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और ये टेस्ट टीचमेंट ऐप पर किया जाएगा। थैंक यू।